हेलो एवरीवन। आज हम हमारे चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं DSSB के मैथमेटिक्स की PYQ सीरीज। इसमें हम हर वीडियो में एक नए पेपर से जितना भी उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस रहे हैं, मैथ्स के पोर्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे कि आज हम PYQ का हम सेट 1 लगा रहे हैं, जो है TGT सोशल साइंस का मेल का, जिसका पोस्ट कोड था 39/21 और जो एग्ज़ाम हुआ था 6 सितंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन वन नंबर 1 है कि हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 30। 1 to 30 जो है 1 से 30 के तक जो है हमारे पास कितनी भाज्य संख्या है, कितने कंपोजिट नंबर है। अब पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं एंड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिनके फैक्टर 2 होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं। और वो फैक्टर्स कौन होते हैं? उनके फैक्टर वो होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा वो खुद नंबर होता है। एंड कंपोजिट नंबर के हमारे पास हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर रहते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर रहते हैं। इसमें 1 भी होगा, वो नंबर खुद भी होगा और कोई और नंबर भी होगा। जैसे कि हम देखते हैं 1 to 30, अगर हम प्राइम नंबर्स देखें, देखिए प्राइम नंबर्स कम होते हैं तो प्राइम नंबर निकालना आसान रहेगा, तो हम प्राइम नंबर्स निकाल कर फिर हम कंपोजिट जो बचेगा वो कंपोजिट रहेगा। प्राइम नंबर क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है एंड 29 है। 1 to 30 ये हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, जिनके अगर हम काउंट करें तो 10 होंगे। अच्छा, इनके अलावा जितने भी होंगे कंपोजिट नंबर होंगे, लेकिन एक नंबर है 1। 1 जो होता है ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता, तो 1 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हमें नंबर कितने एक्सक्लूड कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर एक्सक्लूड कर रहे हैं। 1 to 30 30 नंबर होते हैं, जिसमें से हमने 11 नंबर्स निकाल दिए तो हमारे पास बचे 19। तो 19 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, तो आंसर इज 219। ऑप्शन नंबर 219। सेकंड है कि एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और उसका एक क्यूब हो रहा है। उनका सम जो है 1740 है, तो आपको बताना है उसकी वैल्यू क्या है। आपको मालूम होना चाहिए 1740 के आसपास किसका क्यूब आता है। अगर हम देखें तो एक नंबर आता है 1728। 1728 जो होता है हमारा 12 का क्यूब होता है। अब इस 12 के क्यूब में हम 12 को ऐड करेंगे तो 1740 आएगा। हमसे यही तो कहा गया, एक नंबर है और उसका क्यूब है, दोनों को ऐड करने के बाद 1740 आ रहा है। तो वो नंबर क्या है? नंबर हमारा 12, ऑप्शन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ये कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 7 टू n जो है 16 से डिविजिबल है। 16 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट जो है वो 16 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 है तो इन 3 को ही कर लेते हैं। 7 टू n, जब हमने इसको 16 से डिवाइड करा, तो हमने 16 से जब डिवाइड करा तो 16 4 64 आया। रिमाइंडर बचा यहाँ पर 8। अब 8 के साथ यहाँ क्या नंबर रखा जाए, तो हमने देखा 16 का टेबल, 16 4 64, 16 5 80 एंड 16 6 96। एक ऐसा ही नंबर दिख रहा है, एक ऐसा ही नंबर एक ही है जिसके टेंथ प्लेस पर 8 आए, वो है 80। तो यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई? n इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट 23276 है। उनका एचसीएफ जो है 46 है, तो हमें एलसीएम बताना है। उनका एलसीएम क्या है? देखिए, एक फॉर्मूला रहता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन है 23276। हमें एचसीएफ भी गिवन है 46। आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। 46 एलसीएम के मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा 23276 के।
क्या है 46, हमने 2 से डिवाइड करा, यहाँ आया 23, ऊपर करा 2 1 जार 2 1 जार 2 6 जार 2 3 जार एंड 2 8 जार। फिर हमने 23 से करा, 23 5 जार 115 होते हैं, 1 3 13, 13 23 के टेबल में नहीं आता तो हमने लगाया 0। फिर 138 हो गया, तो हमारे पास 138 जो आता है 6 टाइम में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम इज इक्वल टू 506। देखिए आप जो है इनको नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो पॉज कर करके नोट डाउन कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 अपॉन में रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस 8 अपॉन में रूट 7 माइनस रूट 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब इस तरह से फ्रैक्शन में नंबर हो तो आपको क्या करना है, पहला काम ये है कि हमें इनके जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला जो नंबर है जैसे यहाँ और इनका हमें लेना है एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 एंड दूसरा रहने वाला है रूट 7 माइनस रूट 6। ये हमारा इनका एलसीएम आने वाला है, रूट 7 प्लस रूट 6 एंड रूट 7 माइनस रूट 6 का। जब इस नंबर को से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रूट 7 प्लस रूट 6 बचेगा। तो इस रूट 7 माइनस रूट 6 7 से मल्टीप्लाई होगी, तो जब 7 की रूट 7 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 7 रूट 7, 7 की रूट 6 से आए होगी तो आएगा 7 रूट 6। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। इसके अपॉन में 8 के अपॉन में जो रूट 7 माइनस रूट 6 है, तो इसकी मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस रूट 6 से होगी। तो 8 की रूट 7 से हुई तो हुआ 8 रूट 7, 8 की रूट 6 से हुई तो हुआ 8 रूट 6। रूट 7 वाले में रूट 7 वाले ऐड करेंगे, रूट 6 वाले में रूट 6, तो 15 रूट 7, 8 रूट 6 में से 7 रूट 6 माइनस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रूट 6 बचेगा प्लस का, क्योंकि 8 रूट 6 प्लस का है। अच्छा यहाँ हम देखते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी एंड दूसरा a माइनस बी। ये आइडेंटिटी रहती है किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब यहाँ पर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे और रूट 6 का स्क्वायर करेंगे। रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा, रूट 6 का स्क्वायर 6 होगा, तो 7 माइनस 6 जो होता है 1 होता है, और डिनोमिनेटर में 1 लिखें ना लिखें बात एक है। हमारा आंसर क्या आया, 15 रूट 7 प्लस रूट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ एज ऑफ टू प्रोफेसर, दो प्रोफेसर हैं ए और बी एक कॉलेज में, उनकी एवरेज एज 48 है, और जो एवरेज एज है ए बी और उनका फ्रेंड है सी, उनकी 62 ईयर्स है। आपको सी की एज बतानी है। ए और बी की एवरेज एज 48 है, तो एवरेज है। अगर मैं इनकी सम का टोटल, इनकी एज का टोटल निकालूं, इनकी एज का सम निकालूं, तो इनकी एज का जो सम रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, इनकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 48 एक की 48 एक की, तो टोटल कितनी आ गई, 96 आ गई। अब ऐसे ही ए बी और सी, इनकी एज का एवरेज 62 ईयर्स है, तो 62 ईयर्स से हम निकालना है इनका सी की एज निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों की एज का सम निकाल लेते हैं। तीनों की एज का जो सम आने वाला है वो कितना आएगा, वो आएगा 186। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, ऊपर जो है यहाँ पर ए और बी की एज का सम है, यहाँ पर ए बी और सी की एज का सम है, तो यहाँ पर एक नीचे एक ये सी ज्यादा आ रहा है तो इनका डिफरेंस सी आएगा। और यहाँ देखते हैं इनमें एज का जो टोटल हो रहा है वो कितना ज्यादा है, तो हमने 186 और 96 का डिफरेंस देखा, वो आता है 90। तो हम ये कह सकते हैं कि सी की जो एज है वो 90 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कहा गया P इज 10 टाइम ऑफ Q, P जो है Q का 10 टाइम है, अगर Q 1 है तो P 10 है, ऐसा ही है। अब ये पूछ रहा है आगे, देन Q इज हाउ मच परसेंट लेस देन P, तो P से कितना का कितने परसेंट कम है भाई, P से कितने कम है पहले देखते हैं, नंबर्स में कितना कम है, 9 कम है। परसेंटेज में कंपेयर कर रहे हैं P से, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो 9 कम है, कंपेयर करने के लिए P को नीचे
मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 90%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है a% ऑफ b% ऑफ 1250 इज 48, b% ऑफ 10% ऑफ 500 इज 12। आपको वैल्यू बतानी है a की क्या होगी। देखो यहाँ पर a और b दोनों हैं, यहाँ पर खाली b है, तो यहाँ से हम पहले b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सेकंड इससे, फिर इसे फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमसे कहा गया b% ऑफ 10%, b% का मतलब b अपॉन 100, 10% का मतलब 10 अपॉन 100, और मल्टी किसका 500 का, कितना है 12 है, इज इक्वल्स टू 12। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार एंड 5 2 जार। तो b की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आएगी 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो b की वैल्यू आई 24। आगे हमसे कहा गया a% ऑफ b%, अब b% की जगह क्या लिख देंगे 24% ऑफ 1250 इज 45, तो a की वैल्यू बतानी है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 5 जार 25 4 जार, 5 1 जार 5 2 जार, 4 1 जार 4 6 जार, 2 1 जार 2 3 जार। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 45, 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड में, तो a इज इक्वल्स टू 45 बाय 3, तो a की वैल्यू हमारे पास आई 3 15 जार 45, ऑप्शन नंबर 215। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन जो है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, इफ अ पर्सन अर्न्स 20% ऑफ ऑन सेलिंग प्राइस, एक आदमी है जो अर्न कर रहा है 20% सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो उसका कॉस्ट प्राइस के ऊपर परसेंट कितना प्रॉफिट परसेंटेज है वो बताना है। देखिए अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, उसका प्रॉफिट इसका 20% होगा, तो इसका 20% कितना हो गया 20 रुपीज। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, तो कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला रहता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में तो हमने प्रॉफिट माइनस करा तो कितना आया 80। अब हमसे पूछ रहा है कि ये प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा। अब कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करना है, 20 रुपीज का प्रॉफिट 80 रुपीज के ऊपर कितने, 80 रुपये को एक कोई सामान हमने 80 रुपये का खरीदा, उसके ऊपर 20 रुपये का प्रॉफिट है, तो कितने परसेंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 100%। 21 ज़ा 24 ज़ा 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, तो आंसर इज 25%। ये हमारे पास प्रॉफिट ऑन सीपी आ गया, प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, तो आंसर इज 25%, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है g इज इक्वल्स टू 2h, तो आपको g प्लस h अपन g की वैल्यू फाइंड करनी है। g इज इक्वल्स टू 2h है, तो g अपॉन h इनका रेशियो जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पे भी g होगा वहाँ पर 2 पुट कर देंगे, जहाँ h होगा वहाँ 1 पुट कर देंगे। हमें वैल्यू बतानी है g प्लस h अपॉन g की, तो हमने वैल्यूज पुट करी 2 प्लस 1, g की जगह पर 2, h की जगह 1 अपॉन 2, तो आंसर आता है हमारे पास 3/2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, जो P और Q और PQR की जो सैलरी का रेशियो है 537 है, PQ और R की सैलरी का रेशियो 5:3:7 है। इसका मतलब यह है अगर P 5 रुपये कमाता है तो Q 3 रुपये और R 7 रुपये कमाता है। आगे कहा गया कि R जो है 3600 रुपये ज़्यादा कमाता है Q से, 3600 रुपीज ज़्यादा कमाता है। हम यहाँ देखें तो इसमें कितना ज़्यादा कमा रहा है, आर जो है क्यू से 4 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, तो ये कह सकते हैं ये 4 रुपये बराबर 3600 रुपये के होंगे। 4 इज इक्वल टू 36। आपको पी की सैलरी बतानी है, पी की सैलरी कितनी है 5, तो इस 5 की वैल्यू बतानी है, पी सैलरी, तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी 3600 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 1 जार 4 9 जार, तो 900 आया। तो पी की सैलरी हमारे पास आती है 9 5 जार 45,
4500 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन lent a certain sum of money at annual rate of 40% on simple interest। एक आदमी अपना कुछ पैसा रखता है 40% की ब्याज दर पर सिंपल इंटरेस्ट पर। 3 साल में ये अमाउंट, द इंटरेस्ट अमाउंट टू 800 मोर देन द सम, जो हमने पैसा जमा करा था उससे 800 रुपये ज्यादा हो जाते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खाली इंटरेस्ट, मतलब एसआई जो होगा वो ज्यादा हो रहा है। ऐसा ही देखते हैं कितने परसेंट हो। देखो ये 40% है तो 100% तो होता ही है। 40% का 3 साल में, तो हम देखते हैं कितना हो जाता है, 120। तो हमने देखा, जब हमने प्रिंसिपल 100 रुपये जमा करे तो सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे मिल रहा है 120 मिल रहा है। कितने रुपए ज्यादा, 20 रुपए, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं, 80। तो 20 इज इक्वल्स टू किसके है, 800, सॉरी 800 के। 20 इज इक्वल्स टू 800 है। आपको क्या बताना है, आपको प्रिंसिपल बताना है, सम बताना है कितना जमा करा। इस 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 800 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने डिवाइड करा, 21 जार 24 जार, तो 40 हंड्रेड जार 4000। So answer is 4000, option number 3। Next question, the speed of a boat in still water is 10 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर है। if the speed of if the upstream speed of boat is 8 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है। हमें मालूम है अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला होता है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, सॉरी बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। अच्छा, अपस्ट्रीम स्पीड 8 है, बोट की स्पीड 10 है, तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, स्ट्रीम इज इक्वल टू 10 माइनस 8, तो स्ट्रीम की स्पीड आ गई हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। दो ट्रेन है, एक सी से डी की तरफ जाती है और दूसरी डी से सी की तरफ आती है सेम टाइम पर। जो स्पीड है जो सी से डी की तरफ जा रही है और डी से चल रही है, सी से और डी से चल रही है, उनकी स्पीड ये और ये है 30 एंड 40। अगर जिस टाइम वो मिले उसके उस टाइम मालूम पड़ता है जो डी से ट्रेन आ रही थी ना वो 40 किलोमीटर ज्यादा चली है, तो आपको बताना है जो सी और डी के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है। देखिए, एक ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है बेसिकली हमें। जो सी से चलता है वो 30 की स्पीड से जाता है और जो डी से चलता है 40 की स्पीड से आता है। तो हम देख रहे हैं जो 30 की स्पीड से जा रहा है और ये 40 की स्पीड से जा रहा है ना। तो 1 घंटे में इनके जो डिस्टेंस कवर होगी, ये वाला डी वाला 10 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। ठीक, हमसे कहा गया जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तो डी वाला 40 किलोमीटर ज्यादा चला था, तो यहां से हमारे पास टाइम आ जाएगा भाई 40 किलोमीटर डी वाला ज्यादा चला था। 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा चलता है, तो 40 किलोमीटर कितनी देर में ज्यादा चला होगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आवर। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं सी से डी की तरफ जा रहा है, डी से सी की तरफ जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड लगती है। रिलेटिव स्पीड में इसमें क्या लगता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 70 किलोमीटर, टाइम है 4 घंटे, तो हमें टाइम कितना लगे, स्पीड डिस्टेंस कितनी होगी, 74 जार 280, 280 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं,
श्याम किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, डेली 2 घंटे काम करता है। राम जो है उसी काम को 60 घंटे में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है, डेली 2 घंटे काम करके। तो बताना है वो दोनों मिलकर 12 दिन में करेंगे तो उन्हें पर डे कितने घंटे काम करने की जरूरत है। राम ये 40 दिन में कर रहा है, डेली के 2 घंटे काम कर रहा है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं राम वो काम 80 घंटे में कर रहा है। श्याम 60 दिन में कर रहा है, जो काम 120 घंटे में कर रहा है। हमें बताना है राम और श्याम 12 दिन में करना है राम और श्याम को काम। तो पहले हमें जो हमारे पास टाइम है वर्क मालूम होना चाहिए। वर्क के लिए टाइम का एलसीएम ले लेंगे। 80 एंड 120 दोनों का एलसीएम आएगा 420, 240। 240 हमारे पास वर्क आ गया। अब यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे। 240 डिवाइडेड बाय 80 3 आया। 240 डिवाइडेड बाय 120 2 आया। तो हमारे पास इनकी एफिशिएंसी आ गई पर आवर की कि राम जो है 3 पेज पर आवर कर रहा है, 3 पेज कुछ भी कह सकते हैं, 3 यूनिट वर्क पर आवर कर रहा है, और श्याम 2 यूनिट वर्क पर आवर कर रहा है। तो इस तरह से राम और श्याम दोनों मिलकर कितने करेंगे, दोनों मिलकर 5 यूनिट पर आवर करेंगे। अब 240 240 जो हमारा वर्क है, 240 यूनिट 12 दिन में करना है। तो भाई एक दिन में कितने यूनिट वर्क होंगे, एक दिन में यूनिट वर्क होगा हमारे पास 12 टू ज़ा तो 20। अब 20 यूनिट वर्क होना है एक दिन में, तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 1 घंटे। 1 घंटे में होता है 5 यूनिट, तो इसे 5 से भी डिवाइड कर दिया, तो हमें पर डे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 4 आवर। 5 4 ज़ा 20। ऑप्शन नंबर 4 4 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ का 3 गुना है। लंबाई और चौड़ाई जो है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। अगर लंबाई x है तो चौड़ाई 3x है। उसका एरिया जो है 675 है। आपको लेंथ बतानी है। देखिए एरिया के लिए फॉर्मूला होता है L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया होता है। तो हमें L इंटू बी, L है हमारे पास 3x, बी है हमारे पास x, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 675 की वैल्यू आ जाएगी। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 उठ के डिवाइड में आ गया, 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225। 225 जो होता है हमारे पास होता है 15 का स्क्वायर। तो हमारे पास L जो आएगा वो कितना आएगा, 3x है, तो 3 इंटू में 15, तो L इज इक्वल टू लेंथ जो आएगी हमारे पास 45 सेंटीमीटर आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी 45 सेंटीमीटर लेंथ ही निकलवाई थी हमसे रेक्टेंगल की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक क्यूबॉइड की 40 20 एंड 25 है तो उसका टोटल सरफेस एरिया 2300 है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 अंडर द ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एम। 2 एल इंटू बी मतलब 40 मल्टीप्लाई बाई 20, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई करके, तो 40 2 ज़ा 20 ज़ा 800 प्लस बी इंटू एच 20 मल्टीप्लाई बाई 25 25 20 ज़ा 500 प्लस एच इंटू एल 40 25 ज़ा 1000। हमने करा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इन सब का सम आएगा 2300। अब ये कह रहा था कि टोटल सरफेस एरिया तो 2300 सेंटीमीटर है, तो इसका डबल आ रहा है। तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट जो आ गई वो हमारी गलत हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर का टीएस, ये हमारा क्यूबॉइड का था, टीएस ऑफ स्फीयर
फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, वो इतना है अगर रेडियस 70 है। आइए चेक करते हैं इसे भी। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 70 × 70, 7 1 7 तो कुछ 2 जीरो तो आने आने, एक जीरो ये एक जीरो ये। 7 4 28, की जब हम 22 से करेंगे तो आएगा 616 ताकि 3080। ये जो है 3080 हेमिस्फेयर का सी एस ए आएगा, ना कि टी एस। तो हमारे पास जो आया ऑप्शन नंबर डी आया, नीदर वन नॉर टू। ठीक है, नेक्स्ट। ये हमारे पास टेबल है, डीआई का क्वेश्चन है, इस डीआई को सॉल्व करना है। ये हमारे पास टेबल है जो बता रहा है 6 कंपनीज का प्रोडक्ट। अच्छा, इसका हिंदी में नेक्स्ट पेज पर है। प्रोडक्शन बता रहा है 6 कंपनीज की 3 साल में, Y1 Y2 एंड Y3। हमसे कहा क्वेश्चन पार्ट बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 है द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पी फॉर ऑल 3 years इज 45। कंपनी पी का तीनों साल का एवरेज 45। आइए पहले तीनों साल का टोटल निकाल लेते हैं। 33 + 15 + 19 डिवाइडेड बाय 3, ये होगा हमारा एवरेज। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 से ये भी डिवाइड कर लेते हैं, ये भी और ये भी है, तो तीनों को ऐड करके डिवाइड कर लो, ये तीनों को अलग अलग डिवाइड करके ऐड कर लो, बात एक ही है। तो हमने जब ऐड करा तो हमारे पास आया 138। 138 को जब हमने 3 से डिवाइड करा तो हमारे पास आता है 46, ना कि 45। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट हो गई। स्टेटमेंट नंबर 2 द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टी कंपनी इन ईयर 2। टी कंपनी का ईयर 2 में 60 था, टी का Y2 में। और प्रोडक्शन ऑफ कंपनी यू इन Y3, कंपनी यू का Y3 में 30 था, कंपनी यू का Y3 में 30 था। तो इनका रेशियो 2:1 है, इनका रेशियो 2:1 है। आइए चेक करते हैं। 31 है 32 है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2, ये हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये इसका हिंदी में दे रखा है और कुछ नहीं है। ये हमें क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये द लाइन चार्ट ब्लू shows the cost price and the value of profit of 6 आर्टिकल। 6 आर्टिकल हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन है इस लाइन चार्ट। हमें बताना है व्हाट इज द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल, सभी आर्टिकल्स का एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है। उसके लिए हमें सेलिंग प्राइस मालूम होना चाहिए। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट का सेलिंग प्राइस निकालते हैं A1। कॉस्ट प्राइस है 100 एंड प्रॉफिट है, सॉरी, कॉस्ट प्राइस है 1000 और प्रॉफिट है 1500। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो हमारे पास A1 का सेलिंग प्राइस जो आने वाला है वो कितना है, वो है 1500। A2 का देखते हैं, 600 + 100, ये आ जाएगा हमारे पास 700। A3 का देखते हैं, 300 + 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास 350। A4 का देखते हैं, 500 + 150, तो ये हमारे पास आ गया 650। A5 का देखते हैं, 700 + 200, तो इसका टोटल जो आएगा हमारे पास, जो हमारे पास A5 का सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 900। एंड लास्ट में A6 का देखेंगे तो A6 का आएगा 200 + 550, तो ये आ गया 250। आइए इन सब का टोटल कर दें क्योंकि हमें एवरेज चाहिए। इन दोनों को टोटल करा, 1000 आ गया, 1000 + दिस
ये हो गया 2500 प्लस दिस 3200 प्लस दिस, ये आ जाएगा हमारे पास 4100 प्लस दिस 4350। अब हमें एवरेज चाहिए, एवरेज सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितनी कंपनीज कितने आर्टिकल हैं, 6 हैं, तो इसको 6 से डिवाइड कर दिया, 6 7 जार 42, 6 5 जार 15 और लास्ट में एक जीरो, तो हमारे पास क्या आ गया 750 मिनट, सॉरी 6 से डिवाइड कर रहे हैं, मैंने 3 से कर दिया लास्ट में आ गया, 6 7 जार 42, 1 5 15 आ गया, 6 2 जार 12 होते हैं, बचेगा 3, तो 30 हो गया, एंड 6 5 जार 30, तो ऑप्शन नंबर 3 3 7 2 5 725 ये हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, एक लास्ट ये है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के इस पेपर का। द बार ग्राफ, जो ये हमें बार ग्राफ गिवन है, ये बताता है, इनकम बताता है और एक्सपेंडिचर बताता है 6 कंपनियों का, 6 कंपनियों की कितनी इनकम हो रही है और वो कितना खर्चा कर रहे हैं वो बता रहा है। तो हमें बताना है कि जो है कौन सी सीक्वेंस करेक्ट है प्रॉफिट परसेंटेज के मामले में, C1 से लेकर C6 तक। तो बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा सबसे पहले लिखा गया है उसका फिर काम, उससे काम इस तरह लिखा है। तो पहले हमें प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन में एक्सपेंडिचर। आइए प्रॉफिट निकालते हैं C1 का। जो व्हाइट वाला ग्राफ बार है वो हमें इनकम बताता है, जो ग्रे वाला है वो एक्सपेंडिचर बताता है। अच्छा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो हम इन दोनों का डिफरेंस ही देख लेंगे डायरेक्ट। तो हमने यहाँ देखा 200 और 150 का डिफरेंस 50, 50 बटे में 200, क्योंकि अपॉन में सॉरी 150, हमें एक्सपेंडिचर चाहिए, तो कितना आया 1/3 आया, और 1/3 की अगर हम वैल्यू देखें तो होती है 33 होल 1/3%। सेकंड C2 देखते हैं, C2 में क्या है, अरे 400 रुपए की इनकम है, 250 रुपए हमारे पास खर्चा हो रहा है, तो हमें 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 250 रुपए के ऊपर, तो हमारे पास आता है 3/5। चाहे तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60%। फिर निकालते हैं C3, भाई 600 रुपए की चीज 300 रुपए में, 600 रुपए की इनकम 300 रुपए का खर्चा, तो 300 रुपए का खर्चा है और 300 रुपए ही हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू में 100 आएगा, और 1 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% है, यहाँ पे 100% प्रॉफिट है। इसी तरह से C4 का देखते हैं, भाई 500 और 450, तो हमें क्या हुआ 50 अपॉन में 450, डायरेक्ट यही मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में क्या करें 1 अपॉन में 9, और 1 अपॉन 9 से हमारा क्या आएगा 11 होल 1/9%। फिर आता है C5, C5 के लिए क्या है 150 पे 50 रुपीज का, तो हमें 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपीज के ऊपर, तो हमें यहाँ देखते हैं कितने परसेंट है, यहाँ पर हमारा 200% है। फिर हम लास्ट है हमारे पास C6, C6 में क्या है, C6 में 150 का प्रॉफिट है 100 रुपीज के ऊपर, 150 का प्रॉफिट है 100 के ऊपर, तो बेसिकली सीधा सीधा देखते हैं तो क्या आता है, हमें 150% का ही प्रॉफिट है। तो हमने देखा जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो C5 में हो रहा है 200%, फिर उससे कम हो रहा है हमारा 150% C6 में। ठीक है, ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा 2 आ गया, फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है 100% C3। आइए देखते हैं C5, C6 एंड C3, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ डिसाइड हो जाएगा C3 के बाद क्या आना है, 100% से छोटा आएगा
100% से जो छोटा आएगा वो आएगा 60%। 60% जो है हमारा C2 है, तो चौथे नंबर पे C2 आएगा, और C2 चौथे नंबर पे C5, 6 एंड C2 कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है आंसर। बाकी आगे और चेक कर लेते हैं। C1 जो है 33 होल 1/3% है, और उसके बाद 11 होल 1/9। तो फिर आता है हमारा C1 एंड लास्ट में C4, 5 एंड 6। ठीक है, इसके साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, और इसके साथ हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है।